everyone, welcome to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो उस सभ्यता की सीरीज़ में आज हम लास्ट लेक्चर पर पहुंच गए हैं। तो आई होप आपको बाकी सब लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आपने उसको रिवाइज आप करते रहिए। रिवाइज करने से ही बेहतर याद होता है, ठीक है। और तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का क्या महत्व था और हड़प्पा सभ्यता ने हमें विरासत में दिया क्या है, महत्व क्या होता है। देखिए, हम उन सब तत्वों की बात करेंगे, उन सब तत्वों की बात करेंगे जिससे हमें हड़प्पा सभ्यता की श्रेष्ठता का पता चलेगा, ठीक है, कि कितनी श्रेष्ठ थी, ठीक है, और उसकी उपयोगिता का पता चलेगा कि कितनी उपयोगी थी। तो उन तत्वों को पढ़ना या उन तत्वों को जानना जिससे किसी वस्तु के बारे में उसकी श्रेष्ठता या उपयोगिता का पता चलता है, उसे महत्व कहते हैं, ठीक है। कि आपका क्या महत्व है, आपके अंदर कोई श्रेष्ठता है क्या, है ना, तो उससे आपका महत्व होगा कि कितना ज़्यादा महत्व है, कितना कम महत्व है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। और विरासत तो आप समझते ही हैं। आप इस पॉइंट से मत समझिए कि जैसे कि आप विरासत को ऐसे परिभाषा में समझते हैं कि वो अधिकार होता है जिसके अनुसार कोई भी किसी के मरने या पर उसकी संपत्ति या फिर उसके हटने पर उसका पद या फिर उसके स्थान को ले लेता है, वो विरासत होती है। वो विरासत नहीं हम कह रहे हैं। विरासत हमें उस सभ्यता से क्या सीखने को मिला, उस सभ्यता ने हमें क्या सीख दी, क्या वो छोड़ के गई है हमारे लिए, ठीक है, वो सभ्यता, उसे हम विरासत कह रहे हैं, ना कि कोई धन संपत्ति को या ना ही कोई स्थान को, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम महत्व इसी बात में नहीं था कि वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से थी, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रथम महत्व जो था वो इस बात में ही नहीं था कि वो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से थी, लेकिन उससे बढ़ के इस बात से था कि पुरानी सभ्यताओं में तो थी, लेकिन उनमें से शामिल थी जिन सभ्यताओं ने नगरीकरण के अंदर अपना पहला कदम रख दिया था, ठीक है, जो नगरीकरण के अंदर शामिल हो गई थी। तो मतलब फर्स्ट स्टेज के अंदर ही इन्होंने क्या कर दिया था, नगरीकरण पर पहुंच गए थे। तो ये इसका महत्व है। ये महत्व इतना महत्व नहीं होता, इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी बात कि सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से थी, एक थी, वो तो चलो ठीक है थी, लेकिन नगरीकरण के अंदर शामिल होने वालों में से एक थी हड़प्पा सभ्यता। जैसे ग्रीक की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता हो गई, ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ये इस सभ्यता का महत्व है। क्या महत्व है कि इन्होंने नगरीकरण से पहला साक्षात्कार कर लिया था, ठीक है। हड़प्पाई लोगों की दृष्टि कैसी थी, व्यवहारिक थी और उपयोगितावादी थी। ये पॉइंट हमने कल समझ लिया था ना, वही पॉइंट है कि जो हड़प्पाई लोग थे उनका देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया व्यवहारिक था और उपयोगितावादी था। वो मतलब कि ऐसे अपने उपयोगी चीज़ों को बनाने में या फिर उपयोगी चीज़ें ही निर्मित करने में क्या रखते थे, अपना इंटरेस्ट रखते थे। वो फालतू की चीज़ों को वेस्ट करना, अपने संसाधनों को का अपव्यय करना वो पसंद नहीं करते थे, है ना। तो उनकी कैसी दृष्टि थी, उपयोगितावादी थी। हड़प्पा शासक के जो वर्ग के लोग थे उन्होंने राजकीय स्मारकों के निर्माण में संसाधनों का अपव्यय नहीं किया। तो जो शासक वर्ग था हड़प्पा का, उन्होंने ऐसे नहीं सोचा कि हम महाराज हैं, हम बड़े हैं, हम पुरोहित वर्ग के हैं या फिर कुछ भी शासक वर्ग हैं। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम अपने लिए अच्छे अच्छे घर बना लें, अच्छे अच्छे महल बना लें, ठीक है, किले बना लें। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, ठीक है। उन्होंने राजकीय स्मारक बनाने के निर्माण में संसाधनों का वेस्ट नहीं किया। हम ऐसा वेस्ट कहाँ देख रहे हैं, मेसोपोटामिया में जिगुरत के निर्माण में देख रहे हैं, और मिस्र में पिरामिडों का जब निर्माण हुआ था वहाँ पर संसाधनों का बहुत ज़्यादा अपव्यय किया हुआ है। ऐसा हमें हड़प्पा की सभ्यता में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। एक तरफ जहाँ समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया के शासक वर्गों ने अपने ऐश्वर्य में संसाधनों का क्या किया, उपयोग कर दिया, ठीक है, लेकिन जो वहाँ की जनता थी वो कच्चे मकानों में रह रही थी। अब देखो वहाँ के शासकों ने क्या किया, खुद के लिए तो ऐशो आराम की जिंदगी में क्या कर दिया, पूरे संसाधनों का अपव्यय कर दिया, खत्म कर दिया, खराब कर दिया संसाधनों को, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। जनता कच्चे मकानों में रह रही है कि कहाँ पे, मिस्र और मेसोपोटामिया की हम बात कर रहे हैं। लेकिन हड़प्पा की बात जब हम करते हैं ना, तो वो
जो शासक वर्ग के लोग थे उन्होंने शासकीय स्थापत्य के निर्माण में इतनी रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने बोला हमें कोई जिगुरत नहीं चाहिए, हमें कोई पिरामिड नहीं चाहिए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उन्होंने उसके बदले में क्या सोचा कि जन सामान्य का जो रहन सहन है और जीवन स्तर जो हो वो अच्छा हो। ठीक है, हमारे लिए तो कोई बात नहीं, हम भी अगर लोगों की तरह आम घरों में रह लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सभी का जीवन स्तर कैसा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, और जन सामान्य का जो रहन सहन है वो अच्छा होना चाहिए। इस बात को उन्होंने किन्होंने हड़प्पाई शासक वर्गों ने ध्यान रखा। ठीक है, तो इस सभ्यता का एक महत्व ये है। आई होप इससे हमें श्रेष्ठता का पता चल रही है ना। एक श्रेष्ठता कहाँ से पता चली कि इन्होंने नगरीकरण से पहला साक्षात्कार कर लिया था। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या नहीं किया, संसाधनों का अपव्यय नहीं किया और जनता के जन सामान्य के रहन सहन और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की तरफ अपना दृष्टिकोण को झुकाए रखा। आई होप ये दोनों महत्व आपको समझ आ गए होंगे। अब विरासत में हमें क्या मिल रहा है, देखिए विरासत और महत्व कहीं कहीं दोनों एक साथ में आ जाएंगे, तो मैंने दोनों को ही मर्ज कर दिया यहाँ पर। अगर एक दृष्टि से देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भी नगरीकरण का तजुर्बा खत्म नहीं हुआ था। हड़प्पा सभ्यता समाप्त होगी, नगरीकरण वाली सभ्यता खत्म होगी, लेकिन तजुर्बा खत्म नहीं हुआ था। जैसे हमने बताया ना कि लोग खत्म नहीं हुए थे, नगर खत्म हुए थे, तजुर्बा समाप्त नहीं हुआ था। जिससे क्या हुआ, गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव की भूमिका, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से हड़प्पाई लोगों ने अपना अनुभव नहीं शेयर किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका जरूर निभाई है। ये विरासत में तो मिल ही गया। विरासत क्या छोड़ के गए, नगरीकरण ये छोड़ के गए, सॉरी नगरीकरण ये छोड़ के गए थे ना। एक तो इसका क्या हो गया, महत्व हो गया, ये इसकी श्रेष्ठता होगी ना नगरीकरण, और ये नगरीकरण हमें कहाँ मिल रहा है, द्वितीय नगरीकरण कहाँ मिल रहा है, गंगा घाटी में। तो आप ये बात मैंने आपको ये बता भी दी थी कि गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण क्यों हुआ, क्योंकि जब तक द्वितीय नगरीकरण होगा तब तक लोह युग आ चुका होगा। लोह युग यानी कि उस युग के अंदर लोहे से बने हुए उपकरणों का यूज होना शुरू हो गया होगा, और लोहे से बने हुए उपकरणों का यूज हो रहा है तो आप समझ सकते हो ना कि वहाँ पर जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा है, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा है, वहाँ पर जंगल ज़्यादा होंगे, और लोहे की उपकरणों से जंगलों को काटना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। तो जब जंगल काटने आसान हो जाएंगे तो नगर विकसित करना भी आसान हो जाएगा, खेती करनी भी आसान हो जाएगी। तो एक उपकरण और तकनीक अपनी क्या करती है, विशेष भूमिका निभाती है नगरीकरण के अंदर। तो वो तकनीक कहाँ से मिल रही है, अप्रत्यक्ष रूप से हड़प्पा से आ रही है। आई होप आपको ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये हमें महत्व भी, ये हड़प्पा सभ्यता का महत्व भी है और विरासत भी हमें मिल रही है। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि उसकी उन्नत नगर निर्माण योजना थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, किंतु उसका विकसित नगर जो निर्माण योजना थी परवर्ती नगरीय संरचना के स्वरूप को भी प्रभावित कर दिया। यानी कि जो बाद में जो संस्कृतियां आई, ठीक है, या फिर आज भी मान लीजिए आज का भी हम जो नगर देख रहे हैं उसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रेरणा मिलती है हड़प्पाई नगरीकरण से। देखो मान लो अपने एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हड़प्पाई नगरीकरण से वर्तमान नगरीकरण को क्या क्या प्रेरणाएं मिलती है। तो देखो हड़प्पाई लोगों ने पहले क्या बनाई, पहले इन्होंने सड़कें बनाई, है ना, फिर इन्होंने गलियां बनाई, गालियां लिख दिया, फिर इन्होंने गलियां बनाई। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने नालियां बनाई, सड़कों के बाद में गलियां, फिर नालियां बनाई और फिर मकान बनाए। ठीक है, इसलिए उनकी जो पानी का जो सिस्टम था, पानी निकलने का, है ना, तो वो सिस्टम क्या हो गया, बेस्ट बन गया। इसीलिए तो जल निकासी का उत्तम प्रबंधन कहते हैं, है ना, कि इसकी विशेषता है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी की। तो इन्होंने पहले सड़कें बनाई, फिर गलियां बनाई, फिर नालियां बनाई, उसके बाद में मकान बनाए। ठीक है, ये सड़क बन गई, इसमें से गलियां बना दी और फिर मकान बनाए हैं, और मकानों की नालियां जो थी गली से अटैच करके फिर सड़क से अटैच कर दी, जिससे पानी आसानी से निकलने लग गया। लेकिन आज के नगरों में आप देखोगे तो आप मुंबई जैसे बड़े शहर देख लो, जिसे हम कहते हैं कि बड़ा नगर है, लेकिन वहाँ पर हर साल आप देखते हो जब मानसून का मौसम आता है तब क्या होता है, मानसून जब होता है तब क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। तो आज ये जो अधिकांश जो बड़े बड़े आज के नगर बने हुए हैं ना, वहाँ पे जल निकासी की समस्या बनी हुई है। फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं गवर्नेंस की बात कर लेते हैं, है ना। गवर्नेंस
सबसे अच्छा उदाहरण हमने अभी देखा है गवर्नेंस का, कि गवर्नेंस ने अपने ऐशो आराम के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए लोगों का जीवन खराब नहीं किया, उन्होंने लोगों का जीवन स्तर उच्च कर दिया। अच्छे घरों में रह रहे थे लोग, अच्छा जीवन यापन कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन आज वर्तमान में हमें नगरों में ये सब नहीं देखने को मिलता, ठीक है। और नियम तो हमें पता ही है कैसे थे कि समकोण पर सड़क काट रही है ना, समकोण पर सड़क काट रही है और सड़क के इस तरफ जैसे घर बने हुए हैं। लेकिन आजकल क्या है, नगरों में ये लो भाई, सड़क से बाहर भी इस घर की जो सीढ़ियाँ हैं वो भी सड़क के बाहर ही आ रही है, फिर बाद में तुड़वाते हैं नगर पालिका वाले आके, फिर इनको परेशानी होती है घर वालों को, है ना। तो आज क्या है, उल्लंघन करने वाले ज़्यादा है, क्योंकि उस वक्त का जो गवर्नेंस थी वो क्या थी, उनका जो इम्प्लीमेंट था कानूनों का वो बेस्ट तरीके से हो रहा था, अच्छे तरीके से हो रहा था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद में हड़प्पाई लोगों ने अपने वो जो शासक थे उन्होंने अपने आप पर खर्च कम किया, है ना, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश की। उसके बाद में जल संरक्षण के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने, ठीक है, जल संरक्षण, पानी पीने वाला पानी। लेकिन आज पानी, जो पीने वाला जो पानी है वो एक समस्या बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपना बना रखा था, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ओके, परवर्ती काल से नगरीय संरचना के स्वरूप को प्रभावित किया है, ये हमें विरासत में मिल रहा है। ओके, याद रहेगा। उसके बाद में हड़प्पाई लोग जो थे वो शिल्प, वहाँ पर हड़प्पाई लोग जो थे शिल्प विकास की बेहतर स्थिति में थे। उन्होंने प्रस्तर के यानी पत्थर के बेहतर किस्म के फलक बनाए यानी ब्लेड्स बनाए, ठीक है। फिर तांबे के बेहतर उपकरणों के साथ में कांसे के उपकरणों का भी प्रयोग किया। देखो, पत्थर के तो यूज़ कर ही रहे हैं, पत्थर का तो अभी यूज़ चल ही रहा है। फिर उसके बाद में तांबे का अच्छे उपकरण बनाए और कांसे के उपकरणों का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। आगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हड़प्पाई लोगों के तकनीकी ज्ञान का क्या हो गया, प्रसार हो गया। अब हड़प्पाई लोग, नगरीय सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन उनका जो तकनीकी ज्ञान था वो, उसका प्रसार होने लग गया, ग्रामीण लोगों में हो गया उनका प्रसार, ठीक है। हड़प्पाई लोगों के संपर्क से अविकसित जो क्षेत्र थे ना, अब देखिए हड़प्पाई लोग हैं वो अविकसित क्षेत्रों में गए, जब यहाँ इनके नगर उजड़ गए, यहाँ खत्म हो गए, पतन हो गया इनके नगरों का, तब वो दूसरे क्षेत्रों में गए, वहाँ पर विकसित लोग रहते नहीं थे। तो वो जब अविकसित लोग इन लोगों से मिले तो उनके अंदर भी क्या आ गया, विकास का, या फिर उनके अंदर भी तकनीकी ज्ञान थोड़ा बहुत आने लग गया, जिससे वो जो ग्रामीण थी बस्तियाँ थी वो क्या होगी, समर्थ हो गई, ठीक है ना, अच्छी बस्तियाँ बनने लगी। सबसे बढ़कर हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्रपाषाण काल इन बस्तियों के विस्तार का यह दर्शाता है कि हड़प्पाई लोगों ने तांबे के ज्ञान को फैला दिया था, ठीक है। देखिए, जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई है ना, उसके बाद में हम ये देखने को मिलेगा कि भारत के बाकी क्षेत्रों के अंदर क्या हो रहा है, तांबे का प्रसार हो रहा है, ठीक है। तांबे के यूज़ के अंदर ज़्यादा बढ़ोतरी आ रही है, तांबे के उपयोग में बढ़ोतरी आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि अब लोगों ने क्या है, अपनी जो टेक्निक थी दूसरे लोगों को देना शुरू कर दिया, और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे उन्होंने भारत के दूसरे क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिया, ठीक है। हमें विरासत में क्या मिल रहा है, तांबे का ज्ञान मिल गया, ठीक है, किससे, हड़प्पा सभ्यता से। और इसका महत्व क्या है, इन्होंने अपनी तकनीकी का प्रसार किया, और इनके अंदर क्या थी, तकनीकी थी, कांसे के उपकरणों का इन्होंने यूज़ किया, ये इनका महत्व है, इनकी श्रेष्ठता है, ठीक है, पत्थरों के साथ साथ में। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलें। कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में भी हड़प्पा सभ्यता ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि के क्षेत्र में कैसे निभाई है कि 2 फसलों की खेती और हल का प्रयोग हड़प्पाई लोगों का कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान है। देखो, 2 फसलों की खेती करना और हल का प्रयोग करना, ये ज्ञान किसने, कहाँ से मिला हमें, हड़प्पाई लोगों के, ठीक है, हड़प्पाई लोगों से। उसी प्रकार हड़प्पाई लोगों ने एक ही साथ कई फसलों की खेती शुरू कर दी थी। फसलों की विविधता मतलब बहुत सारी फसलें हड़प्पा कृषि अर्थव्यवस्था की देन है, जैसे गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चना और कपास, ठीक है, आदि। इन फसलों का प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में होता रहा और आज भी हो रहा है, ठीक है। ये महत्व तो है ही कि हड़प्पाई लोगों ने क्या किया,
2 प्रकार की फसलों की खेती एक साथ में की। ये इसकी क्या थी, श्रेष्ठता थी। और यही बात हमें मिल रही है आगे चल के, तो ये हमारी क्या बन गई, विरासत बन गई। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पॉइंट पर। हड़प्पाई लोगों का जो खान पान था वो देखिए सेम आज भी वैसे ही चल रहा है। खान पान, वेशभूषा, रहन सहन आगे चलकर भारतीय जीवन पद्धति का क्या बन गया, अंग बन गया। ठीक है, हड़प्पा समाज में हमें भारतीय समाज का आधार विकसित होता हुआ दिखाई देता है कि जो हड़प्पाई समाज जैसा बना था, जैसा हड़प्पाई समाज विकसित हुआ था, वैसे ही आज समाज, उस नींव पर आज समाज चल रहा है। कहने का मतलब ये है, आधार कहाँ से मिल रहा है भारतीय समाज को, हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा समाज एक विभाजित समाज था। एक तरफ शासक वर्ग और पुरोहित वर्ग होते थे, जो प्रत्यक्ष उत्पादन में प्रत्यक्ष हिस्सा तो नहीं लेते थे, लेकिन उनको फिर भी क्या मिल जाता था, उत्पादन तो मिल ही जाता था ना, खरीद लेते थे ये लोग। वो भी काम आज चल रहा है ना, हाँ जी चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारी, शिल्पी, लिपिक और जो श्रमिक वर्ग के लोग होते थे, उनका उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान होता था। और आज भी यही चीज़ चल रही है कि जो व्यापारी होते हैं, पुरोहित वर्ग होता है और जो शासक वर्ग होता है, ये डायरेक्ट भूमिका तो नहीं निभाते हैं उत्पादन में, लेकिन फिर भी इनका योगदान तो कैसे ना कैसे तो होता ही है। ठीक है, जैसे रूल्स बनाने में, तो आज का किसान आंदोलन वाला कृषि बिल है ना, तो रूल वगैरह इंप्लीमेंट करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। और दूसरी तरफ ये जो व्यापारी, शिल्पी, लिपिक और श्रमिक लोग होते थे, इनका उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान होता था, जैसे आज भी होता है। उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में पशुपालन होते थे। ठीक है, पशुपालक होते थे ना, पालन किया जाता था। आगे ये सभी वर्ग जो थे भारतीय कृषि में घुल मिल गए, ये वाले सारे वर्ग, ये वाले, ठीक है, ये वाले, ठीक है, कृषि में घुल मिल गए। संभवतः हड़प्पाई पुरोहित वर्ग ने भारतीय धर्म को अनुष्ठानिक, पुरोहित वर्ग जैसे अपने ब्राह्मण होते हैं ना, जो उन्होंने अनुष्ठानिक जो यज्ञ करते हैं, उन्होंने, पुरोहित वर्ग ने भारतीय धर्म को अनुष्ठानिक रूप देने में क्या निभाई है, अपनी अहम भूमिका निभाई है। हमारा जो शासक वर्ग है वो तो क्या कर रहा है, रूल्स बना रहा है, और पुरोहित वर्ग यज्ञ वगैरह कर रहा है। ठीक है ना, तो आपको ये बात समझ आ गई। तो विरासत में हमें ये सब चीज़ें मिल रही है ना, पशुपालक और खेतीबाड़ी, ये सब चीज़ें, और ये महत्व तो है ही इनका। वर्तमान हिंदू धर्म बहुत हद तक हड़प्पाई धर्म का ऋणी है, जैसे मातृ देवी की उपासना, पशुपति शिव की उपासना, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्नि पूजा, जल पूजा, भक्ति, परलोक जैसी अवधारणाएं सभी हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक जीवन के अंग थे। तो आज भी हम ये सब हमें देखने को मिलता है। सब माता देवी की पूजा होती है, पशुपति शिव की उपासना तो होती है, वृक्ष पूजा, ठीक है, पशु पूजा, अग्नि पूजा, जल पूजा, भक्ति और परलोक जैसी अवधारणाएं हमें कहाँ से मिल रही है, हड़प्पा सभ्यता से। आगे चलकर ये वैदिक धर्म के साथ घुल मिल गए, और लगभग कब तक, 8वीं सदी तक हिंदू धर्म का क्या हो गया, विकास हो गया, बिल्कुल डेवलप हो गया हिंदू धर्म 8वीं सदी तक। ठीक है, भारतीय कला के रूप में भी हड़प्पाई कला का योगदान, अब देखिए हर क्षेत्र के अंदर हमें क्या मिल रहा है, हड़प्पाई लोगों का क्या मिल रहा है, योगदान मिल रहा है। तो हड़प्पाई कला का योगदान माना जा सकता है। वर्तमान में बनाई जाने वाली मृण मूर्तियां भी हमें हड़प्पाई मृण मूर्तियों की याद दिलाती है। जैसे कि आज आप बर्तन देखो ना, उनके हड़प्पाई सभ्यता के जब बर्तन आप देखते हैं तो सेम हमारे बर्तनों जैसी बने हुए हैं। उनकी जो मूर्तियां हमने कल भी देखी थी, आज जैसे मूर्तियां बनती है वैसी है, बस कलर वगैरह इतना ज़्यादा नहीं किया होता था। ठीक है, हो सकता है किया हो, लेकिन वो उड़ गया हो, कितना टाइम हो गया इसको, हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, तो हमें हड़प्पाई मृण मूर्तियों की याद दिलाती है। आज बनाई जाती है मृण मूर्तियाँ, वो क्या याद दिलाती है, हड़प्पाई मृण मूर्तियों की याद दिलाती है। जैसा कि हम जानते हैं, हड़प्पाई जो लोग होते हैं वो बड़े पेट वाले मानव की मृण मूर्तियां बनाते थे। तो आज अगर आप गणेश जी की मूर्ति देख लो, है ना, तो उनका भी जो पेट होता है बड़े उदर वाला, एक लाफिंग बुद्धा जो आते हैं उनका भी पेट बड़ा ही होता है। तो वो बड़े उदर वाले जो मानव थे ना,
उनकी मृण मूर्तियाँ बनाते हैं। मुझे वो जो बड़े पेट वाले अपने अभी जो लाफिंग बुद्धा जी की जो बात हमने की थी, मुझे लगता है कि ये पहले हड़प्पाई लोगों ने ये बनाया होगा, बस थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजिंग करके हमने इसको विकास कर लिया। ठीक है, ये जो शैली थी भारतीय मृण मूर्तियों की क्या बन गई, प्रमुख विशेषता बन गई। बड़े उदर वाले बड़े उदर वाले लोग और मानव की मूर्तियाँ बनाना आज की विशेषता बन गई। हमें पशु मूर्तियों के निर्माण में भी समानता मिलती है। अगर गौर से देखें तो हड़प्पाई पशुओं में मूर्तियाँ मूर्तियाँ संभवतः अशोक के अभिलेख में चित्रित पशु मूर्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। जो हड़प्पाई पशु मूर्तियाँ थी ना, उन्होंने किसको प्रेरणा दी, अशोक के अभिलेखों, अशोक को मतलब प्रेरणा दी और उसने अपने अभिलेखों में पशुओं की मूर्तियाँ बनाई। ठीक है, तो हड़प्पाई लोगों द्वारा निर्मित इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी आज भी हम भारत की सड़कों पर देख सकते हैं। तो ये क्या है, महत्व भी है, इस सभ्यता की श्रेष्ठता भी और हमारे लिए विरासत भी है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में हड़प्पा सभ्यता की व्यापक विरासत देखी जा सकती है। बहुत बड़ी क्षेत्र के अंदर हमें क्या दिया है, बहुत कुछ दिया है, कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, फसलों के क्षेत्र में, शिल्प के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, ठीक है, बहुत सारे क्षेत्रों में, धर्म के क्षेत्र में। सबसे बढ़कर यह सभ्यता का महत्व इस बात में नहीं देखा जा सकता कि इतिहास के पन्नों को पढ़ते हैं तब नहीं पता चलता, लेकिन हमें इस बात का गौरव जरूर होता है कि हम उन गिने चुने समुदायों में से हैं जिन्होंने सर्वप्रथम नगर सभ्यता की दहलीज पर अपना कदम रखा था। तो ओके, तो ये देखिए, ये मिस्र के पिरामिड है जो मैंने अभी आपको बताया था, जिस पर खर्चा किया था वहाँ के पुरोहित लोगों ने। ठीक है, और ये भी मिस्र का पिरामिड है। और ये है मेसोपोटामिया का, अरे क्या नाम था, ये था मेसोपोटामिया का, हाँ, जिगुरत, सॉरी थोड़ा नाम अजीब सा था, भूल गई मैं। ठीक है, ये है मेसोपोटामिया का जिगुरत। ओके, सेम पिक्चर ये जिगुरत की। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए, पीडीएफ के लिए मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी, ठीक है, लिंक के साथ में। अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, प्लीज़ डू लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि अच्छा कंटेंट है, आपको भी मिल रहा है और आपके फ्रेंड्स को भी मिले जिनको नीड है। बिल्कुल फ्री में प्राचीन इतिहास तो बिल्कुल ही एकदम क्लियरली मैं बोल रही हूँ कि फ्री में। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पूरा कंटेंट ही फ्री में करवाऊँ, वर्ल्ड हिस्ट्री तक का भी। ठीक है, एंशिएंट मिडवल हिस्ट्री और अपना मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल फ्री में अच्छे कंटेंट में अवेलेबल करवा दूँ। तो आप इसलिए जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन से ही मैं ये सब कर पा रही हूँ, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है करना। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।